दोस्तों नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रयास। तो चर्चा में क्यों है इसे सबसे पहले देखें। तो भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है तथा इस परिवर्तन में सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हालांकि उत्पादन की गति इसे पारेषित करने की क्षमता से कहीं अधिक है। ठीक है, जहां सौर परियोजनाएं तीव्र गति से क्रियान्वित की जा रही है, वहीं अपर्याप्त पारेषण, ट्रांसमिशन, अवसंरचना तथा भूमि की उपलब्धता से जुड़ी बाधाएं गंभीर अवरोध उत्पन्न कर रही है। तो भारत में सौर ऊर्जा विकास को देखें तो भारत ने पिछले दशक में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। वर्ष 2014 के 3 गीगावाट की तुलना में 2025 तक देश की क्षमता 129 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर एक सुदृढ़ कदम है। प्रमुख बिंदु को देखें तो क्षेत्रीय नेतृत्व और ग्रिड एकीकरण के बारे में हम समझें तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य अपनी भौगोलिक अनुकूलता के कारण सौर उत्पादन में अग्रणी है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जैसे पहलों के माध्यम से पारेषण अवसंरचना यानी कि ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर देखें को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि ग्रिड एकीकरण प्रभावी हो सके और ऊर्जा कटौती कम की जा सके। तो हमने क्षेत्रीय नेतृत्व और ग्रिड एकीकरण को देखा। अब देखते हैं कि योजनाएं और सामाजिक पहुंच। तो पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से रूफटॉप सोलर का विस्तार हुआ है, जिसमें वर्ष 2025 तक लगभग 24 लाख परिवार लाभान्वित हुए। साथ ही पीएम कुसुम योजना कृषि क्षेत्र में सौर पंपों के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। इसके बाद देखिए बाजार तंत्र और भंडारण में देखें तो ऊर्जा व्यापार के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट जैसी प्लेटफॉर्म सक्रिय है। सौर ऊर्जा की अनिश्चितता को दूर करने के लिए सरकार 30 गीगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों यानी कि बीईएसएस हेतु व्यवहार्यता अंतर्निधि ठीक है VGF प्रदान कर रही है, जिससे चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति संभव हो सके। आत्मनिर्भरता और नवाचार के रूप में हम देखें तो भारत ने सोलर पीवी मॉड्यूल उत्पादन में 100 गीगावाट की क्षमता यानी कि ALMM सूची के तहत प्राप्त कर घरेलू विनिर्माण को सशक्त किया है। इसके अलावा देखें तो भूमि की कमी से निपटने के लिए फ्लोटिंग सोलर जैसे ओंकारेश्वर परियोजना और एग्री वोल्टिक्स ठीक है कृषि के साथ सौर उत्पादन जैसे नवाचार अपनाए जा रहे हैं। हम लोग अब देख लेते हैं कि भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों को। तो भूमि अधिग्रहण एवं नियामक संबंधी बाधाएं। सौर परियोजनाओं के लिए विशाल और निरंतर भूमि की आवश्यकता होती है। वर्ष 2023 में सौर स्थापनाओं में 44% तक की गिरावट का मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण से जुड़ी जटिलताएं थी। राजस्थान जैसे राज्यों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे संरक्षण मुद्दों और जटिल वन अनुमतियों के कारण परियोजनाओं में अत्यधिक विलंब हो रहा है। ठीक है, ट्रांसमिशन और ग्रिड स्थिरता को देखें, पारेषण और ग्रिड स्थिरता को। तो उत्पादन क्षमता की तुलना में पारेषण बुनियादी ढांचे का विकास धीमा है। राजस्थान और गुजरात में अपर्याप्त सब स्टेशनों के कारण लगभग 4300 मेगावाट क्षमता बाधित रही है। इसके अलावा देखें तो सौर ऊर्जा की अनियमित प्रकृति और किफ़ायती भंडारण जैसे बीईएसएस की कमी ग्रिड स्थिरता के लिए चुनौती बनी हुई है। वर्तमान में लिथियम आयन बैटरी तकनीक पर निर्भरता भू राजनीतिक तथा तापीय जोखिमों से ग्रस्त है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद देखें तो DISCOM डिस्कॉम्स का वित्तीय संकट। ये क्या है? तो विद्युत वितरण कंपनियों डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। मार्च 2025 तक इन पर 9 अरब अमेरिकी डॉलर का बकाया था और संचयी घाटा 75 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह स्थिति सौर
डेवलपर्स के भुगतान में देरी और बिजली खरीद समझौते यानी कि पीपीए के उल्लंघन के कारण बनती है, जिससे निवेशकों का विश्वास कम होता है। आपूर्ति श्रृंखला और आयात निर्भरता को देखें तो घरेलू विनिर्माण प्रयासों के बावजूद भारत पॉलीसिलिकॉन और वेफर्स के लिए चीन पर निर्भर है, जो वैश्विक आपूर्ति के 90% हिस्से को नियंत्रित करता है। भारतीय मॉड्यूल में स्थानीय मूल्य संवर्धन केवल 30 से 40% तक सीमित है, जिससे यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अस्थिरता के प्रति सुभेद्य है। ठीक है। अन्य चुनौतियों में देखें तो नीतिगत अनिश्चितता और वित्त पोषण, शुल्क संरचनाओं में बार बार बदलाव और बिजली बिक्री समझौतों पर हस्ताक्षर न होने के कारण लगभग 40 से 45 गीगावाट क्षमता अटकी हुई है। इसके अलावा विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में पूंजी की लागत 80% अधिक है, जो छोटे डेवलपर्स के लिए सस्ते वित्त की उपलब्धता को कठिन बनाती है। इसके अलावा देखें तो कौशल एवं गुणवत्ता अंतराल, क्षेत्र के विस्तार की तुलना में कुशल कार्यबल की कमी है। पीएम सूर्य घर योजना जैसे कार्यक्रमों में मानकीकृत प्रमाणन के अभाव में निम्न गुणवत्ता वाले इंस्टॉलेशन हो रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं सुझाव। तो भारत को जापान और जर्मनी के मॉड्यूल से सीख लेते हुए तदर्थ भूमि अधिग्रहण से आगे बढ़कर लैंड पूलिंग, लैंड लीज मॉडल तथा एग्री वोल्टाइक्स यानी कि कृषि वोल्टिक को प्रोत्साहित करना चाहिए, जहां सौर पैनल कृषि के साथ सह अस्तित्व में हो। ठीक है। तीव्र ऊर्जा उत्पादन वृद्धि के अनुरूप भारत को हरित ऊर्जा गलियारा यानी कि जीईसी परियोजनाओं में तीव्रता लानी चाहिए तथा सौर पार्कों के साथ साथ पारेषण नेटवर्क की समानांतर योजना बनानी चाहिए। ठीक है। भारत को व्यवहार्यता, अंतर वित्त पोषण और प्रदर्शन आधारित टैरिफ के माध्यम से पारेषण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए तथा वास्तविक समय में लोड संतुलन हेतु स्मार्ट ग्रिड की तैनाती भी करनी चाहिए। बिजली की अनियमितता को दूर करने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों यानी कि बीईएसएस का विस्तार आवश्यक है। भारत सौर पवन भंडारण हाइब्रिड परियोजनाओं तथा टाइम ऑफ डे टैरिफ को प्रोत्साहित कर 24 घंटे स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करा सकता है। ठीक है। पीएलआई के अंतर्गत घरेलू बैटरी निर्माण को समर्थन देना तथा सोडियम आयन जैसी वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना दीर्घकालिक लचीलापन सुदृढ़ करेगा। वैश्विक आपूर्ति संबंधी झटकों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए भारत को चीन के एकीकृत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के समान सौर मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण पॉलीसिलिकॉन से लेकर मॉड्यूल तक में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहिए। पीएलआई योजना के साथ अनुसंधान एवं विकास समर्थन, ठीक है, प्रौद्योगिकी अंतरण साझेदारियाँ तथा दीर्घकालिक खरीद प्रतिबद्धताएं जोड़ना आवश्यक है ताकि पैमाना और प्रतिस्पर्धात्मकता विकसित हो सके। भारत में सौर ऊर्जा के विकास के लिए उच्च पूंजी लागत एक प्रमुख बाधा बनी हुई है। ठीक है। ग्रीन बॉन्ड, मिश्रित वित्त मॉडल तथा बहुपक्षीय वित्त पोषण का विस्तार जैसा कि चिली और दक्षिण अफ्रीका की नवीकरणीय नीलामियों में देखा गया है, वित्तीय लागत को कम कर सकता है। ऋण संवर्धन तंत्र तथा सॉवरेन गारंटी विशेष रूप से बड़े पैमाने की सौर और भंडारण परियोजनाओं के लिए निजी पूंजी को आकर्षित कर सकती है। सौर ऊर्जा के विस्तार हेतु स्थापना, संचालन और अनुरक्षण में प्रशिक्षित कार्यबल की आवश्यकता होती है। जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने नवीकरणीय विस्तार के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण को एकीकृत किया है। भारत स्किल इंडिया के अंतर्गत कौशल कार्यक्रमों का विस्तार करके तथा उद्योग, आईटीआई और विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी के माध्यम से इन मॉडल को अपनाकर क्षेत्र की दीर्घकालिक संवहनीयता सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है। तो निष्कर्ष में हम देखें कि भारत का सौर क्षेत्र उसकी स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण प्रक्रिया के केंद्र में स्थित है तथा पंचामृत प्रतिबद्धताओं, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित 500 गीगावाट क्षमता, नवीकरणीय स्रोतों से 50% ऊर्जा तथा वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में निर्णायक भूमिका
निभा रहा है। ग्रिड अवसंरचना को सुदृढ़ करना, घरेलू विनिर्माण को सक्षम बनाना तथा नीतिगत समन्वय में सुधार करना इस क्षेत्र की पूर्ण क्षमता को साकार करने के लिए अत्यंत आवश्यक होगा। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, आप इसे देख सकते हैं कि लिखा है कि देश में सौर ऊर्जा की सतत समृद्धि सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख समस्याओं का विश्लेषण कीजिए तथा उपयुक्त उपाय प्रस्तावित कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।